आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त पूरे आलम इस्लाम को दहला देने वाली खबर जो आई है वो ईरान से आई है। ईरान की जो दारुल हुकूमत है, ईरान की जो राजधानी है, वहां पर जो है वो हमास के पॉलिटिकल सरबराह इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया है। जी, हम आपको बताएं कि जिस तरीके से कल हमने लाइव में आपको दिखाया था और आपको बताया था कि इस्माइल हानिया जो हमास के पॉलिटिकल सरबराह हैं, उनकी किस तरीके से मुजाहिदीन से मुलाकात हुई, अलग अलग कुछ ग्रुपों से मुलाकात हुई, ईरान के सदर से मुलाकात हुई थी। ये तमाम चीजें हमने कल लाइव में आपको बताई थी। चूंकि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं मसूद, उनका शपथ ग्रहण होना था और उनके शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए इस्माइल हानिया जो है वो ईरान पहुंचे थे। ईरान की राजधानी तेहरान में उनको रुकाया गया था। जिस होटल में वो रुके हुए थे, पहले उन्होंने वहां पर अलग अलग लोगों से मुलाकात की। ईरान के सरबराह अली खुमैनी से मुलाकात की, ईरान के नौमुंतखब जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की थी। और इन तमाम मुलाकात के बाद में जो है वो इस्माइल हानिया अपने होटल में जाकर सो गए थे। खबरें जो आ रही है उस मुताबिक ये बताया गया कि तकरीबन रात में 2 बजे इस्माइल हानिया जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल के कमरे पर हमला किया गया। अब इसमें अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग खबरें आ रही है। ईरान पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मैं लगातार पिछले कई दिनों से लाइव के अंदर ईरान को लेकर भी कई सवाल, कई बातें आप लोगों को बताता आया हूं। एक बार फिर से आज इस्माइल हानिया को जिस तरीके से शहीद हुआ, उसके बाद एक बार फिर से ईरान पर तरह तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। चूंकि पहला ये कि ईरान की जांच एजेंसियों ने सबसे पहले ये कहा कि इस्माइल हानिया जिस होटल में रुके हुए थे, जिस कमरे पर अटैक हुआ, वो मिसाइल हमला हुआ था और वो ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किए बिना हुआ था। किसी बाहरी देश से वो हमला हुआ था। जबकि कई जांच एजेंसियां ये बता रही है कि इस्माइल हानिया के होटल पर जो हमला हुआ, वो बाकायदा एक ड्रोन आया, उस ड्रोन के जरिए मिसाइल जो है वो इस्माइल हानिया के कमरे पर फेंकी गई, मारी गई। कई लोग और सवाल भी उठा रहे हैं कि इस्माइल हानिया के कमरे के बाहर जो उनका बॉडीगार्ड था वो कैसे मारा गया, उनके साथी जो थे वो कैसे मारे गए, क्या अंदर घुसकर यह हमला किया गया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस्माइल हानिया के परिवार के 70 लोग, उनके परिवार के, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनकी बहन, उनके 3 बेटे तो ईद के दिन, बकरा ईद के दिन ही उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, कई लोगों को शहीद किया गया। 70 लोग जो है वो इस्माइल हानिया के परिवार के अब तक जो है वो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए शहीद हो चुके हैं। इस्माइल हानिया भी उसमें शामिल हो गए हैं। तरह तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल यह है कि हानिया को आखिरकार ईरान में ही क्यों मारा गया, ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि हानिया ईरान दौरे पर थे, तभी उन्हें क्यों शहीद किया गया। इससे पहले हानिया कई दौरे कर चुके हैं। इससे पहले जब रईसी, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, जब हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई, उस वक्त भी इस्माइल हानिया ईरान गए थे, तब यह हमला नहीं हुआ। और हानिया खुद जो है वो कतर में रहते हैं अपने परिवार के साथ में। इसको लेकर भी भारत का जो गोदी मीडिया है वो सवाल उठाता है कि देखिए, इस्माइल हानिया खुद तो जो फलस्तीन के लोगों को मार रहा है, मरवाने के लिए छोड़ दिया उसने, हमास को आगे बढ़ा रहा है और हमले करवा रहा है इजराइल पर, लेकिन खुद अपने परिवार के साथ में कतर में रहता है। भारत की जो एक बड़ी पत्रकार हैं रूबिका लियाकत, उन्होंने इसे लेकर बाकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने एक तरह से इस्माइल हानिया की शहादत पर जश्न मनाने जैसी बात कही। उनका ट्वीट उसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन भारतीय पत्रकारों को इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है कि इस्माइल हानिया के गजा में, फलस्तीन में रहने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रतिबंधित है वो कि वो फलस्तीन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो फलस्तीन का जो पॉलिटिकल विंग है उसके कमांडर हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अब जो है वो हमास की कमर टूट जाएगी, अब हमास क्या करेगा, कैसे जंग लड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि ये जो जंग है, इससे इस्माइल हानिया का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमास में अलग अलग विंग्स होती है। जैसे कि पॉलिटिकल विंग्स के कमांडर थे इस्माइल हानिया, इसी तरीके से हमास की जो जंग लड़ने वाली जो विंग है, जो अल कस्साम है, अल कस्साम के विंग कमांडर अलग हैं।
जिन पर जंग का जिम्मा है। इस्माइल हानिया पर जंग का जिम्मा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि दुनिया भर के देशों के नेताओं से मुलाकात करना, फंड राइज करना, वो तमाम काम इस्माइल हानिया किया करते थे, लेकिन जंग पर उसका असर नहीं पड़ेगा, यह हमास की तरफ से आज साफ कर दिया गया है। अबू उबैदा ने तो यह तक कहा था कि अगर हम में से कोई भी शहीद हो जाता है, हमारा कोई भी कमांडर या कोई भी नेता शहीद होता है, तो उसकी जगह पर 100 मुजाहिदीन तैयार होते हैं उसकी जगह लेने के लिए। यह अबू उबैदा का बयान आया था। और ईरान पर सवाल इसलिए उठता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजेश्किन, उनके न्योते पर, उनकी दावत पर जो है वो इस्माइल हानिया ईरान पहुंचे थे। सवाल ईरान पर हो रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इजराइल के मुखबिर अगर कहीं हैं तो वो ईरान के अंदर हैं, क्योंकि ईरान के इतने सारे कमांडर्स को शहीद कर दिया गया। ईरान के बड़े कमांडर थे कासिम सुलेमान, उनको शहीद किया गया। उनके बाद कई सारे कमांडर्स को शहीद किया गया। ईरान की कई सारी एम्बेसीज पर अलग अलग देशों में हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो मजबूत जवाब देना चाहिए इजराइल को, वो कभी नहीं दे पाया। तो ऐसे में अगर आपके मेहमान पर हमला हुआ तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप रिटेलिएट करेंगे? अगर आप रिटेलिएट नहीं करते हैं तब भी आप पर कई सवाल उठेंगे, क्योंकि ईरान बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की अगर देखा जाए तो इजराइल लगातार 2 महीने से यह कह रहा था कि हम हमास के नेताओं को विदेशों में मारेंगे। अब जब बार बार इजराइल की तरफ से ये बातें की गई, और एक और आप उठाकर देखिए, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी भी अरब देश ने किसी भी अमेरिका के बड़े पॉलिटिकल नेता को या अमेरिका के सैन्य अधिकारी को या इजराइल के किसी पॉलिटिकल नेता को या इजराइल के सैन्य अधिकारी को कहीं पर भी निशाना नहीं बनाया है। जबकि अमेरिका और इजराइल मिलकर अरब देशों के कई नेताओं को, अरब देशों के कई कमांडरों को, ईरान के, फलस्तीन के, हमास के कमांडरों को, लेबनान के लोगों को शहीद कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यानी इजराइल ने जो किया वो करके दिखाया, लेकिन जो ईरान है, जो तुर्की है, जो सऊदी अरब है, जो अरब देश हैं, वो सिर्फ बातें करने में रह गए, वो सिर्फ धमकियां देने में रह गए, लेकिन इजराइल ने जो जो कहा वो करके दिखाया है। तो ऐसे में जो मैं लगातार पिछले 3 दिनों से लाइव में बता रहा था कि ईरान पर भी सीधे तौर पर सवाल अब उठने लगे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके घर में घुसकर, आपकी राजधानी में घुसकर आपके मेहमान को मार दिया गया, इससे बड़ा ईरान का फेल्योर क्या हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि इस्माइल हानिया एक बड़ा कांटा थे, एक बड़ा रोड़ा थे, अगर वो हट जाएं तो हिजबुल्लाह जो है वो हमास को पूरा कैप्चर कर सकता है और पूरे फलस्तीन का, गजा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। ये बातें भी सामने आई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि ये सब होने के बीच में अब तक सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा मजबूत बयान नहीं आया है। लेकिन रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि ये इजराइल ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है, इजराइल ने अच्छा नहीं किया है, एक ये जो है वो एक सियासी हत्या है, एक सियासी कत्ल है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब अमेरिका का इस पर क्या रोल होता है, दूसरे देशों का इस पर क्या रोल होता है? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आज ईरान के अंदर घुसकर उन्होंने हमास के इस्माइल हानिया को शहीद किया है तो ईरान को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल आज ये दोहरा भी चुका है, आज इजराइल की तरफ से बात कही भी गई है कि अगर ज्यादा चूचा किया ईरान ने तो जिस तरीके से इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, इस तरीके से हसन नसरुल्लाह और दूसरे ईरानी नेताओं को भी शहीद कर दिया जाएगा। यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। तो कई सारी चीजें इसको लेकर आती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इस्माइल हानिया के जो परिवार के 70 लोग शहीद हो चुके हैं। आज जब उनकी शहादत की खबर मिली तो उनके एक बेटे ने बड़ी जबरदस्त बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आपके पिता की शहादत हो चुकी है ईरान में, आप क्या कहेंगे, आपको दुख है? तो उनके बेटे ने कहा कि मेरे पिता का जो खून था वो फलस्तीन के मरने वाले बच्चे के खून से ज्यादा कीमती नहीं था। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का ये जज्बा है। उस परिवार के 70 लोगों ने अब तक जो है वो मस्जिद अक्सा को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत को गले लगाया है। और उसके अलावा हमास की तरफ से यह कहा गया है कि हमें कोई इस बात का गम नहीं है, दुख जरूर है हमें लेकिन गम नहीं है, हमारे हौसले बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया कि हम लोग तो तैयार रहते हैं कि हमारी शहादत हो, यह अल्लाह की तरफ से एक ईमान होता है, एक इनाम होता है।
ये बात जो है वो हमास के नेताओं की तरफ से आज कही गई है। अब देखने वाली बात यह है कि हमास के सुप्रीम लीडर इस तरीके के इस्माइल हानिया को जब शहीद किया गया तो क्या अब हमास की तरफ से, अल कस्साम की तरफ से क्या हमले बढ़ेंगे या अमेरिका कुछ और रास्ता तलाशेगा? अरब देशों को भी अब बीच में आना पड़ेगा। तुर्की ने कल ही कहा था, परसों तुर्की के सदर रज्जब तैयब अर्दगान ने कहा था कि इजराइल जो है इस वक्त दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, वो सिर्फ फलस्तीन के लिए या लेबनान के लिए नहीं। तो यह हकीकत है, ऐसा लगता है कि इजराइल जो है दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है, जिसका खत्म होना, जिसका सही से इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस बारे में जो है वो सभी को सोचना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि ईरान के अंदर हमला हुआ, ईरान में किसने मुखबिरी की, यह हमला कैसे हुआ, यह एक जांच का विषय है। लेकिन यह हकीकत है कि अगर इजराइल ये सोचता है कि इस तरीके से इस्माइल हानिया की हत्या करके, उनको शहीद करके वह हमास को कंट्रोल कर लेगा, तो यह इजराइल की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि इससे पहले भी हमास के कई लोगों को शहीद कर दिया गया है, लेकिन आज तक इजराइल 1948 के बाद से अब तक फलस्तीन पर, हमास पर कब्जा नहीं कर पाया है, कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले जो दिन होंगे जंग के, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होता है। दुनिया भर में जो है वो गम का माहौल तो है ही, लेकिन क्या कोई बड़ा बदलाव होगा इससे? क्योंकि ये एक बड़ी हत्या है और ऐसी कई हत्याएं हुई है। और जैसा मैंने बताया कि तुर्की बतौलेबाजी करता है, सिर्फ बातें करते हैं, ये लोग सिर्फ धमकी देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ईरान अगर इतना ज्यादा संपन्न है, इतना ज्यादा मजबूत है, तो वो इजराइल पर परमाणु बम क्यों नहीं मार देता है। कई लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार कम से कम नासूर से तो आजादी मिल जाएगी। इस तरह के भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो आयतुल्लाह खुमैनी के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। अमूमन इस तरह की बैठकें तभी होती है जब ईरान कोई मजबूत कदम उठाने वाला होता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या होता है, क्योंकि आपके यहां पर घुसकर आपके मेहमान को मारा गया है। आप पर भी सवाल उठेंगे। आपको सीखना चाहिए तालिबान से कि उनके वहां पर एक मेहमान आया था जिसका नाम था उसामा बिन लादेन। उस लादेन के लिए अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने, तालिबान ने 20 साल तक जंग लड़ी, अपने 20 लाख बाशिंदों को खो दिया, लेकिन अपने मेहमान की हिफाजत में कभी कोई कोताही नहीं बरती थी। तो ईरान के लिए एक बड़ी मिसाल है तालिबान। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।